ठीक है, जब हम कंप्लीट जीव जनन के चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। अब जीव जनन कैसे करते हैं क्या बात हमें तब पता चलेगी जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर की शुरुआत जनन से होती है। हम ये जान लेते हैं जनन क्या है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। जनन क्या है, जनन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी जीव जो अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, यानी वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने समान नए संतति का निर्माण करता है, इस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, उसी को हम जनन कहते हैं। और मैं सरल करता हूं, पृथ्वी पर आप जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं उन सभी जीवों में अपने समान नए संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यही प्रक्रिया जनन है। फॉर एग्जाम्पल, एक मनुष्य के रूप में नई संतति का निर्माण करता है। एक गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, चूहा इत्यादि अपने समान नए संतति का निर्माण करता है। एक जीवाणु अपने जैसे नए जीवाणु का निर्माण करता है। एक आम का पौधा अपने जैसे ही नए आम के पौधे का निर्माण करता है। एक बरगद, पीपल या अनेक प्रकार के पादप अपने समान ही नए पादप का निर्माण करते हैं। एक कवक अपने समान ही नए कवक को निर्मित करता है। एक शैवाल से नया शैवाल उसी के समान निर्मित होता है। तो जनन का मतलब क्या है, वह प्रक्रम, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने समान ही संतति को बनाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन केवल सजीवों की इकाई होती है, जबकि यह निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। आप कभी ये नहीं देख सकते हो कि इस क्लासरूम में मैं कई दिनों से पढ़ा रहा हूं और इसी समान एक बोर्ड और उत्पन्न हो जाएगा जो मैं दूसरे क्लासरूम में ले जाकर लगा लूंगा और वहां भी पढ़ाना शुरू करूंगा। बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैं एग्जांपल तो दे रहा हूं कि निर्जीव में कभी भी जनन नहीं पाया जाता है, निर्जीव कभी भी अपने समान संतति का निर्माण नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनन की डिफिनीशन लिखेंगे और हम डिटेल की तरफ चलेंगे। 3 डिफिनीशन में लिखा रहा हूं, कोई आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट डिफिनीशन इनवर्टेड कॉमा में लिखें, जनन वह प्रक्रम है जिसमें कोई भी सजीव, जनन वह प्रक्रम है जिसमें कोई भी सजीव, जनन वह प्रक्रम है जिसमें कोई भी सजीव अपने समान ही नए संतति को निर्मित करता है। कोई भी सजीव अपने समान ही नए संतति को निर्मित करता है। जनन वह प्रक्रम है जिसमें कोई भी सजीव अपने समान ही नए संतति को निर्मित करता है। कोट विराम करके इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। अपने समान ही नए संतति को निर्मित करता है। सेकंड डिफिनीशन लिखेंगे, नए संतति के निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। नए संतति के निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। नए संतति के निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। विराम बंद करके इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। देखिए 2 डिफिनीशन ही लिखा रहे हैं, दोनों को मैं एक बार रिवाइज करता हूं। जनन कुछ नहीं है वह प्रक्रम जिसमें कोई भी सजीव अपने समान ही नए संतति को फॉर्म करता है, अपने समान ही नए संतति को निर्माण करता है। वह प्रक्रम क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब अगर हम जनन के पीछे थोड़ी सी अपनी दृष्टि को डालें, मैं जब ये बार बार बोल रहा हूँ जनन, तो आपके ब्रेन में मनुष्य की इकाई आ ही रही होगी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी की इकाई आ ही रही होगी, परंतु और भी ऐसे जीव जिनको हमने नहीं देखा हो। हम ये मान लें कि पृथ्वी पर आज, कल्पना करो जनन के द्वारा ही पृथ्वी पर आज हम जीवों को देख पा रहे हैं। अच्छा, आज इस क्लासरूम में हम क्यों बैठे हैं, क्योंकि हमारे पिछले जनरेशन में जनन हुआ होगा। पिछला जनरेशन क्यों है, क्योंकि उसके पिछले जनरेशन में जनन हुआ होगा। आज पृथ्वी पर अगर हम हैं तो इसका मतलब हमारे कई पीढ़ियों में मनुष्य में जनन हुआ है, तो आज हम इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं। अभी इस कैंपस में कुत्ता घूमता दिखाई दे तो हमें तुरंत सोच लेना चाहिए कि यह कुत्ता इसलिए इस फील्ड में दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पिछले जनरेशन में रिप्रोडक्शन हुआ होगा, उसके पिछले जनरेशन में रिप्रोडक्शन हुआ होगा, या कई पीढ़ियां पिछले रिप्रोडक्शन के द्वारा ही नई संतति बनती गई, तो यह कुत्ता आज फील्ड में दिखाई दे रहे हैं।
यहां तक अगर हमारे घर के बगल में या इस कैंपस के बगल में एक आम का पेड़ लगा हो तो हमें बैठे बैठे ये गणित लगा लेना चाहिए कि इस आम के पेड़ को निर्मित करने के लिए इसके पिछले जनरेशन में कोई आम का पौधा रहा होगा, जिससे सीड का डेवलपमेंट हुआ होगा, बीज बनी होगी, वह बीज आकर इस मृदा पर अंकुरित हुई होगी, तब यह आज आम का पौधा निर्मित है। तो जनन से एक बात ये पता चल रही है, परिभाषा तो आपकी क्लियर हो गई है कि अपने समान संतति को निर्मित करना ही क्या है, जनन है। आज पृथ्वी पर किसी भी जीव की संतानें या किसी भी जीव की उत्पत्ति दिखाई दे रही है तो उसका एकमात्र कारण क्या होगा, जनन होगा, क्योंकि बिना जनन अगली पीढ़ी का निर्माण नहीं हो सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है और जनन क्या है, बट कुछ बातें डार्विन वाली भी यहां पर जोड़कर दिखाते हैं। इन्होंने लैमार्क ने कहा था कि पृथ्वी पर उपस्थित जीव जितने भी जीव, डार्विन ने कहा था पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव लोअर कैटेगरी के होते हैं उनमें जनन की क्षमता ज्यादा होती है, परंतु हायर कैटेगरी के जीवों में जनन की क्षमता कम होती है। तो 2 से 3 लाइन बिना हेडिंग का नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे। वर्तमान में पृथ्वी पर जो भी जीव हमें दिखाई देते हैं, वर्तमान में पृथ्वी पर जो भी जीव हमें दिखाई देते हैं उसका प्रमुख कारण जनन है। पृथ्वी पर जो भी जीव हमें दिखाई देते हैं उसका प्रमुख कारण जनन है, उसका प्रमुख कारण जनन है। प्रोग्राम करके लिखेंगे, जनन के द्वारा ही पृथ्वी पर, जनन के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहता है। जनन के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहता है। पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहता है। नेक्स्ट लाइन से प्रोग्राम करके लिखें, निम्न कैटेगरी के जीवों में अधिक जनन की क्षमता, जबकि उच्च कैटेगरी के जीवों में कम जनन की क्षमता होती है। निम्न कैटेगरी के जीवों में अधिक जनन की क्षमता, जबकि उच्च कैटेगरी के जीवों में कम जनन की क्षमता होती है। कम जनन की क्षमता होती है। ठीक है, दिस इज द रिप्रोडक्शन। देन हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। हेडिंग डाल लें, जनन के प्रकार। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो प्रकृति में जीवों में 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। पहले ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार के जनन पृथ्वी पर उपस्थित हैं। पहला जनन कहलाता है लैंगिक जनन। इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जनन कहलाता है अलैंगिक जनन। या इसे इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा जनन कहलाता है कायिक जनन, या इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दिस इज द 3 टाइप्स रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन द नेचर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। सबसे पहले ये जानते हैं अलैंगिक जनन क्या है। आ को हम अलग करें और लैंगिक को अलग करें, 2 शब्दों को बांट ही देते हैं। आ मीन्स होता है एक, लैंगिक मीन्स होता है लिंग। जनन का वह प्रकार, बस मैंने शब्दों को डिफरेंशिएट किया और इसकी परिभाषा बन गई। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक लिंग के द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। फॉर द बेस्ट एग्जांपल, हम अगर एक गुलाब के पौधे को लगा रहे हो घर पे कलम काटकर, तो हमने कभी ये नहीं देखा
कि ये गुलाब का पौधा नर वाला है, मादा वाला है, या नर मादा दोनों वाला है। हमने तना काटा और नया गुलाब का पौधा उगा लिया। ये कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। हाइड्रा में विभिन्न प्रकार के जनन, अनेक प्रकार के लोअर कैटेगरी के जीवों में पाया जाने वाला जनन कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है। परिभाषा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कान खोलकर सुनेंगे। जनन का वह प्रकार जिसमें जीव केवल एक लिंग की सहायता से ही नए संतान का निर्माण कर लेते हैं, चाहे वह नर हो या मादा, एक ही जीव से नया संतत बन जाता है, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जहां पर दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। नर व मादा दोनों लिंग एक साथ मिलकर युग्मक बनाते हैं। देन युग्मक के निर्मित होने के बाद फिर दोनों लिंगों से एक साथ युग्मनज बनता है फर्टिलाइज होकर, और देन फिर नए संतत का निर्माण होता है। इसको थोड़ा देखेंगे। मान लेते हैं कि ये मेल है, नर लिंग है, एंड दिस इज द फीमेल, ये मादा लिंग है। यानी नर व मादा दो लिंग हो गए। आगे हम जब रिप्रोडक्शन की तरफ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर जाएंगे तो यहाँ डीप डिस्कस करेंगे। मेल की शरीर से मान लेते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, और जबकि फीमेल के शरीर से ओवा का फॉर्मेशन हुआ। यानी स्पर्म और ओवा मिलकर स्पर्म और ओवा मिलकर, यानी स्पर्म और ओवा जब बनेंगे तो ये दोनों फर्टिलाइज होंगे। यानी दोनों, दिस इज द सेल, दिस इज द वन सेल एंड दिस इज द वन सेल, ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलेंगी। देन एक सेल ऐसी बनेगी जिसके अंदर द्विगुणित कोशिका हो जाएगी, इसमें दो न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। देन इसका डेवलपमेंट होगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, नई संतान का निर्माण होगा, यानी न्यू संतत या न्यू ऑर्गेनिज्म निर्मित होगा। दिस इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परिभाषा दोबारा सुनेंगे। नर व मादा दोनों लिंगों के द्वारा जब किसी नए संतति का निर्माण किया जाता है तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जनन का वह प्रकार या वह प्रक्रम जिसमें दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, इन दोनों लिंगों की सहायता से नए संतत का निर्माण होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। नर के शरीर में स्पर्म बनती है, एक कोशिका जो आकुड़ित होती है। मादा के शरीर में ओवा बनता है जो आगुणित होता है। ये दोनों एक स्थान पर मिलकर फर्टिलाइज होते हैं, यानी द्विगुणित बनते हैं। देन उनसे नए संतान का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया लैंगिक जनन है। कायिक जनन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसी भी पादप में तना, पत्ती या जड़ के द्वारा, तना, पत्ती या जड़ के द्वारा, इसे हम कायिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक भाग। मेरी बात को दोबारा सुने, मैं क्या बोल रहा हूं। पादपों में तना, पत्ती, जड़ के द्वारा, जिससे हम वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग कहते हैं, इनके द्वारा नए पादपों के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। परिभाषा क्या है? पादपों में पाए जाने वाले कायिक भाग से नए पादपों के निर्माण होने की प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। तीनों का एग्जांपल देते हैं। गन्ने का तना मृदा में बो दिया जाता है और नया गन्ने का पौधा उगाता है। गुलाब के तने से नया गुलाब उगा लेते हैं। गुड़हल के तने से नया गुलाब उगा लेते हैं। यहाँ पर दोनों लिंगों की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल तने की आवश्यकता है, जिनसे नया प्लांट विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार अजूबा की पत्ती से अनेक अजूबे के ब्रायोफिलम के प्लांट डेवलप हो जाते हैं। सतावर, डहेलिया जैसे जड़ों से नए जड़ का निर्माण हो जाता है, यानी नए प्लांट्स का विकास हो जाता है। ऐसे जनन को हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तीनों प्रकार आप पहले लिखेंगे, फिर ऐसे चार्ट बना लेंगे। लिखें, जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। फास्ट लिखिए। जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ये हेडिंग डाल देंगे, अलैंगिक जनन। ये हेडिंग अलैंगिक जनन। लिखे डेस्क करके। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक लिंग की सहायता से, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक लिंग की सहायता से
एक लिंग की सहायता से नए संतति का निर्माण होता है। एक लिंग की सहायता से नए संतति का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। नए संतति का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। उत्तराम करेंगे। अलैंगिक जनन के कई प्रकार हैं, रुककर सुने, जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है। पहला प्रकार आपका है विखंडन, दूसरा है पुनरुद्भवन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है बीजाणु समासन। इन 4 प्रकार मुख्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके सिलेबस में भी है। तो एक लाइन मैं यहाँ चार्ट में क्लियर करा दूंगा, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो दिस इज द सेक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन, बी हेडिंग, फटाफट लिखिए। सेकंड लिखेंगे लैंगिक जनन, परिभाषा लिखें पहले डैश करके। जनन का वह प्रक्रम जिसमें नर व मादा दोनों लिंगों के द्वारा, जनन का वह प्रक्रम जिसमें नर व मादा दोनों लिंगों के द्वारा, नर व मादा दोनों लिंगों के द्वारा नए संतति का निर्माण होता है। नर व मादा दोनों लिंगों के द्वारा नए संतति का निर्माण होता है। नर व मादा दोनों लिंगों के द्वारा नए संतति का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन से लिखें। उच्च पादपों तथा उच्च जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। उच्च पादपों तथा उच्च जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। तीसरी हेडिंग डालेंगे कायिक जनन। कायिक जनन जो है, थोड़ा रुक कर देखें हेडिंग डालकर। कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, बट दिस टाइप रिप्रोडक्शन इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। इस प्रकार का जनन केवल पादपों में पाया जाता है। तो हेडिंग डाल देंगे कायिक जनन, लिखें डैश करके। पादपों के कायिक भाग द्वारा, पादपों के कायिक भाग द्वारा, ब्रैकेट में लिख लेंगे तना पत्ती जड़। पादपों के कायिक भाग द्वारा, ब्रैकेट में तना पत्ती जड़, कायिक भाग द्वारा तना पत्ती जड़ नए संतति के निर्माण की प्रक्रिया। कायिक भाग द्वारा नए संतति के निर्माण की प्रक्रिया कायिक जनन कहलाता है। नए संतति निर्माण की प्रक्रिया कायिक जनन कहलाता है। उत्तराम करके लिखें एक लाइन और। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्लियर। अब हम वापस आकर सारी बातों को रिवाइज करते हैं, देन इस चार्ट को और कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले जनन क्या है? किसी भी संतान, किसी भी सजीव का अपने समान संतत उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ब्रह्मांड में जनन 3 प्रकार का होता है। पहला जनन है आपका लैंगिक जनन। जनन का वह प्रक्रम जिसमें नर व मादा दोनों लिंगों के द्वारा नए संतति का निर्माण किया जाता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक लिंग के द्वारा नर हो या मादा नए संतति का विकास या निर्माण हो जाता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन का वह प्रकार जिसमें पादपों में किसी कायिक भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है, तना, पत्ती या जड़ नए पादप को विकसित कर सकते हैं, ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। अब हम पूरा डिटेल देखें। लैंगिक जनन हमें इस चैप्टर में 2 स्थानों पर पढ़ना है। पहला पढ़ना है पादपों में लैंगिक जनन और दूसरा पढ़ना है मनुष्य में लैंगिक जनन।
पादपों में पुष्प की संरचना पढ़ेंगे, परागकण का निर्माण पढ़ेंगे, किलर पूरी प्रक्रिया में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, फल का निर्माण, बीज का निर्माण। मनुष्य में हम नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, निषेचन की प्रक्रिया और भ्रूण के निर्माण की प्रोसेस को पढ़ेंगे। जबकि अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे देखिए, प्रकार टोटल 7 है, बट 7 में से 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं केवल 4 पढ़ा रहा हूं। ये आपको ब्रेन में रहना चाहिए कि अनेक प्रकार में से 3 को हटाया जा रहा है। समय को देखते हुए मैं 4 पढ़ा रहा हूं। पहला प्रकार आपका है मुकुलन, जो हाइड्रा में पाया जाता है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसे मुकुलन कहते हैं, इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। दूसरा प्रकार है पुनरुद्भवन, जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। तीसरा प्रकार है आपका बीजाणु समासन या बीजाणु जनन भी कहा जाता है। चौथा प्रकार आपका है विखंडन। इन 4 प्रकारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और को छोड़ देंगे। अब आप पूरा चार्ट बना लीजिए जैसे बना हुआ है, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। जल्दी करिए, एक टॉपिक यहाँ पर और क्लियर करके तब जाएंगे। चार्ट का उद्देश्य ये है कि आपको जब भी आप पेज पलटे तो आपको पता चल जाए कि हमें कितनी टॉपिक इस चैप्टर में कंप्लीट पढ़ना है, यानी कितनी टॉपिक। वैसे ये भी डिवाइड है तने द्वारा, कंद, शल्ककंद, परकंद, घनकंद, पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म ब्रायोफिल्म में, और जड़ द्वारा सतावर या डहेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा तने द्वारा और भी हैं, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना, भूमिगत तना, उनको नहीं पढ़ेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। तो तने द्वारा कंद, परकंद, घलकंद, संकंद भी पढ़ेंगे। जनन में, लैंगिक जनन में 2 प्रकार पढ़ेंगे, पुष्पी पादपों में और मनुष्य में। हो गया सभी का। अब आप फर्स्ट पर आ जाते हैं, यानी हम शुरुआत करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार से। पहले ये 4 पढ़ेंगे, फिर हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, कायिक जनन। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, अलैंगिक जनन के प्रकार। फर्स्ट हेडिंग, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार में फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे बडिंग या मुकुलन। अलैंगिक जनन के प्रकार में फर्स्ट हेडिंग बडिंग या मुकुलन। बडिंग या मुकुलन क्या है? देखिए, कुछ देर के लिए आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पर कंसंट्रेट रहेंगे। बडिंग वडिंग कुछ नहीं होता है, सीधे आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ टाइम, समटाइम आई एम नॉट आई तिवारी, आई एम हाइड्रा। मैं एक हाइड्रा हूं, और कल्पना करें कि मैं आज पढ़ा रहा हूं, कल मैं क्लासरूम में आऊं, और जैसे मैं क्लासरूम में प्रवेश करता हूं तो मेरे कमर वाले पोर्शन पर एक फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे। इसमें से कोई बच्चा पूछ ले कि सर ये क्या है और ये कौन सा हिस्सा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं डांट देता हूँ और बैठा देता हूँ, दिस इज बर्ड, ये बर्ड निकला हुआ है, मुकुल निकला हुआ है। कल मैं आया हूँ तो वो आपने देखा वो बर्ड और बड़ा हो गए हैं, कान खोलकर सुनिएगा। देन परसों आता हूँ और बड़ा हो गए। देन 10वें दिन तक आप पढ़ रहे हो और फाइनली 10 दिन बाद आपने देखा कि हमारे शरीर से वो जो बड़ा सा बर्ड था वो कटकर अलग हुआ और वो भी खड़ा होकर बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया, मेरे जैसे आई.बी. तिवारी के जैसे। दिस इज नोन एज द बर्डिंग, इसी को बर्डिंग कहते हैं। यानी मेरे जैसे ही एक नए दूसरे जीव का निर्माण हो गया, यही बर्डिंग है। अब इसकी कहानी ध्यान से सुनेंगे।
कुछ जीव जो जलीय होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, यह जीव जल में पाया जाता है और यह जीव गमन करने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे जीवों के शरीर पर कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में सब डिवीजन होता है, जिनसे शरीर के किसी भाग पर एक उभार बनता है जिसे बड या मुकुल कहते हैं। कुछ समय में यह उभार धीरे धीरे विकसित होता है, पुनः ये मुख्य जनक के शरीर से कटकर अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है और यह प्रक्रिया से निर्मित हुआ हाइड्रा अपने जनक के समान होता है। तो दिस इज द बडिंग या मुकुलन। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, देन फाइनली इसे आप फटाफट लिख लेंगे। तो पहले डायग्राम बना लीजिए, मुकुलन का डायग्राम मस्ट है।
जल्दी कर। सभी का एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं हाइड्रा है क्या। आपके ब्रेन में ये आ रहा होगा, दिस इज द प्लांट, दिस इज नॉट ये प्लांट, दिस इज द एनिमल्स। एक जंतु है, एक पादप नहीं है। हाइड्रा इज द प्रेजेंट द फाइलम पोरीफेरा एंड दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द मैरीन मैटर। ध्यान से सुनेंगे। यह एक जंतु है जो पोरीफेरा संघ का जीव है या समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्र की सतह में निचले हिस्से में दिस इज द सबस्ट्रेटम, जिसे हिंदी में सतह कहते हैं। तो ये एक ऐसा जीव होता है, ध्यान से सुने, जो जल के अंदर नीचे पड़े हुए कंकड़ पत्थर या मृदा के भाग से अटैच होता है, सतह बना लेता है, यानी यह चल पाने में सक्षम नहीं होता है, गमन नहीं कर सकता है। इतनी बात समझ में आई। इस जीव के मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप देखेंगे बड़ी सी संरचना होती है। जैसे मैं यहाँ पर बड़ा बनाया, दिस इज द नॉट ये लार्जेस्ट एनिमल, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक एनिमल। एक सूक्ष्मदर्शी जीव है, ज्यादा बड़े आकार का नहीं होता है। इसमें एक बड़ी सी बॉडी होती है और ऊपर बहुत सारे लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्शक जिन्हें कहते हैं, जिनकी सहायता से ये आसपास के फूड मटेरियल यानी भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, यह जीव अनुकूल परिस्थिति में, यानी उस इन्वायरमेंट में टेम्परेचर, वाटर, फूड सब कुछ अवेलेबल होगा, वह परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति कहलाएगी। इस दौरान इस जीव के शरीर पर बॉडी पार्ट्स के एक हिस्से पर सेल का डिवीजन होना प्रारंभ हो जाता है, फास्ट सेल डिवीजन, जिससे एक बर्ड उभार बाहर निकल आता है, जिसे हम बायोलॉजी की भाषा में बर्ड या मुकुल कहते हैं। मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया था कि हम हाइड्रा हैं तो हमारी बॉडी में एक उभार बन जाए और आप पूछे तो क्या होगा, बर्ड या मुकुल। यानी हाइड्रा के शरीर पर एक तरफ उभार बन जाता है, जिसे बर्ड या मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे यह बर्ड आकार में बड़ा होता है, यानी डेवलपिंग बैंड, एंड देन फाइनली यह बर्ड जनक के शरीर से कटकर स्वतंत्र अवस्था में हाइड्रा के समान ही अपना जीवन यापन करने लगता है, यानी एक जनक से एक संतत का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया बर्डिंग या मुकुलन कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट 4 लाइन में लिखकर समाप्त करें। बर्डिंग या मुकुलन क्या है, लिखे। मुकुलन की प्रक्रिया कुछ निम्न जीवों में देखने को मिलती है। मुकुलन की प्रक्रिया कुछ निम्न जीवों में देखने को मिलती है। निम्न जीवों में देखने को मिलती है। उदाहरण करके लिखिए, अनुकूल परिस्थिति में निम्न जीव, अनुकूल परिस्थिति में निम्न जीव अपने शरीर पर कोशिका विभाजन द्वारा, अनुकूल परिस्थिति में निम्न जीव अपने शरीर पर कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा एक विशिष्ट उभार जैसी संरचना निर्मित करते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा एक विशिष्ट उभार जैसी संरचना निर्मित करते हैं, जिसे मुकुल ब्रैकेट में बर्ड कहते हैं, जिसे मुकुल ब्रैकेट में बर्ड कहते हैं, जिसे मुकुल ब्रैकेट में बर्ड कहते हैं। पूर्ण विराम करके लिखेंगे, धीरे धीरे मुकुल में वृद्धि व विकास होता है। धीरे धीरे मुकुल में वृद्धि व विकास होता है तथा मुख्य जनक से स्वतंत्र होकर वृद्धि व विकास होता है तथा मुख्य जनक से स्वतंत्र होकर नए जीव के रूप में निर्मित हो जाता है।
नए जीव के रूप में निर्मित हो जाता है। यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। उदाहरण लिख लेंगे। कहाँ पाया जाता है? दो ही जीव पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनमें बर्डिंग पाई जाती है। पहला लिखेंगे हाइड्रा, दूसरा लिखेंगे ईस्ट। हाइड्रा एवं ईस्ट। उदाहरण हाइड्रा एवं ईस्ट। क्लियर? दिस इज द बर्डिंग। सेकंड हेडिंग डाल लीजिए अलैंगिक जनन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। हेडिंग डाल देंगे विखंडन या फिजन। विखंडन या फिजन। विखंडन या फिजन डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। कल अलैंगिक जनन का सारा प्रकार, और देन हम लैंगिक जनन के सबसे पहले पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर आ जाएंगे। तो इतना आप तैयार करके आएंगे। आज के लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ाया गया है। पहला तो आप संयोजी कड़ी से प्रमाण पढ़े हैं, वो बिल्कुल तैयार करेंगे। देन हम ये चैप्टर शुरुआत किए हैं जीव जनन कैसे करते हैं, जिसमें हमने जनन की परिभाषा, जनन के प्रकार और पहले जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन में पहला प्रकार मुकुलन क्लियर कर लिए। 4 टॉपिक ये क्लियर करने के बाद हम लैंगिक जनन पढ़ना शुरू करेंगे। तो जितना पढ़ाया जा रहा है वो आप तैयार करके आएंगे। साथ में एक और ठीक है, आपके साथ कंटिन्यू एक एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो, आपके पास संसाल में पेपर होगा, वो देखते चले कि ये टॉपिकें कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, और उनके अकॉर्डिंग आप इम्पोर्टेंट पर ज़्यादा डिस्कस करें और उन्हें तैयार करते जाएं। और सब इम्पोर्टेंट ही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 7 में से 4 पढ़ा रहा हूँ, तो 3 तो पहले मैंने हटा दिए, तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ। तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप तैयार करिए। सभी जा सकते हैं। नेक्स्ट डे आप सेम टाइम आएंगे।